हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सर्कुलर मोशन के हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। आज ये छठा पार्ट है। तो देखो शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन किया था और उसके अंदर दो एक्सेलरेशन आए थे, याद करो। ये जैसे कोई सर्कुलर पाथ है, इस पे कोई पार्टिकल चल रहा है और इसकी त्रिज्या आर है। तो इसके कितने त्वरण होंगे? अगर पार्टिकल v रफ्तार से ऐसे चल रहा है तो इसके दो त्वरण होंगे, एक तो ए आर होगा और एक एटी होगा। अब एटी इसकी डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। क्या ये हमने सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़ लिया था? तो मैंने एक चीज यहाँ सोच के देखो, उसके अंदर है ना, वो सारी चीज लिख देना। वो दो दो याद करो कॉलम बनाए थे हमने, तो उनकी या तो एक बार हम यहाँ पे मतलब चर्चा दोबारा कर लेंगे। तो याद कर, यहाँ पे हमारे तो एन की जो इक्वेशन आई थी, वो एन की इक्वेशन क्या थी? ए आर वेक्टर प्लस एटी वेक्टर। तो ये आया था एन वेक्टर बराबर ए आर क्या आया था? ए आर आया था ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। और यहाँ पर आया था ई आर केप, और यहाँ था माइनस, और प्लस क्या था बता? एल्फा इंटू आर, एल्फा इंटू आर, और यहाँ पे था ई टी केप। क्या कुछ ऐसी इक्वेशन आई थी हमारे? तो हमने इसको लिखा था कि ए आर की जो वैल्यू है वो तो कितनी है? ओमेगा स्क्वायर आर। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ए आर की डायरेक्शन ऑलवेज किधर होती है। याद कर, हमने ई टी की डायरेक्शन तो इधर मानी थी, और ए आर, सॉरी ई आर की तो, और ई टी की इधर मानी थी। क्या इसी प्रकार से मानी थी ई टी की? तो इसके अगर माइनस आ रहा है मतलब इसके अपोजिट है, मतलब सेंटर की तरफ है, तो ए आर की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होती है, सेंटर की तरफ होती है हमेशा। ये चीज ध्यान रखें, ए आर की डायरेक्शन अभिकेंद्रीय त्वरण की। बाकी सर्कुलर मोशन में ये वाला लेक्चर और पीछे वाला लेक्चर देख लिया ना, तो पूरी फील आ जाती है सर्कुलर मोशन की, होता क्या क्या है। आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे, दो तीन तीन वेराइटी का सवाल कराऊंगा, उससे बहुत हद तक क्लियरिटी आ जाएगी। तो ए आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर है, ये अभिकेंद्रीय त्वरण है। इसको देख हम यहाँ लिख देते हैं। क्या एनेट वेक्टर की जो इक्वेशन हमारे आई थी वो थी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर केप और प्लस एल्फा इंटू आर ई टी केप। क्या कुछ इसी प्रकार की इक्वेशन थी? और एनेट वेक्टर को हमने लिखा था ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। क्या कुछ ऐसी इक्वेशन हमारे सामने आई थी? अब देख ध्यान से, हमने इसके दो कॉलम बनाए थे। कितने कॉलम बनाए थे? दो। देख ध्यान से कैसे, बिल्कुल डरना नहीं, बहुत सिंपल चीज है ये। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमने इसके दो कॉलम बनाए थे, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के दो कॉलम थे। एक तो कौन सा था? एक तो था वह त्वरण जो किस तरफ हो, जो वेग के मैग्नीट्यूड को बदले। मतलब ए वेक्टर बराबर क्या था जो हमने पढ़ा था? ए वेक्टर बराबर क्या डीवी वेक्टर बाई डी था। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण जो वेग में परिवर्तन होकर, वेग में परिवर्तन की दर होती है, क्या उसे हम त्वरण कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सोच के देख, एक चीज, वेलोसिटी में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैं कहूँ मैग्नीट्यूड अगर नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो क्या त्वरण जीरो है? क्या त्वरण जीरो कब होता है पहले तो ये बता। त्वरण जीरो तब होता है जब वेग नियत हो। वेग में क्या नियत हो? क्या नियत का अवकलन जीरो होता है कांस्टेंट का? क्या तो वेग कांस्टेंट हो तो क्या त्वरण जीरो हो जाता है? कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है। तो क्या कांस्टेंट हो? वेग में तो दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो भी त्वरण जीरो नहीं होगा, केवल डायरेक्शन कांस्टेंट है तो भी त्वरण जीरो नहीं होगा। त्वरण जीरो कब होगा? जब दोनों कांस्टेंट हो, मतलब गति करते हुए पार्टिकल का ना वेग का मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले, तो ही त्वरण जीरो आएगा। अदरवाइज हमेशा त्वरण की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्या जो यहाँ तक बताया अच्छे समझ आए? ये तो पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत हमने। अब देख इसके बाद, मतलब यहाँ पे हमने दो त्वरण लिए थे। एक तो वो त्वरण जो वेग का मैग्नीट्यूड बदले, और एक वो त्वरण जो वेग की डायरेक्शन बदले। क्या ये वाला जो त्वरण था वो ए आर था? ये अपने शब्दों में लाइनें लिख लेना तुम लोग सब, है ना। क्या ए आर का फॉर्मूला आया था ओमेगा स्क्वायर आर, या एक था वी स्क्वायर बटा आर? ए आर की डायरेक्शन किधर होती है? हमेशा सेंटर की तरफ होती है। क्या एटी का फॉर्मूला आया था एल्फा इंटू आर, एल्फा इंटू आर। अब यहाँ पे एल्फा क्या था याद कर? एल्फा यहाँ पे क्या था? एल्फा था कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन था। और ये स्पर्श रेखीय त्वरण बोलते हैं या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, ऐसा समझ लेते। तो एक तो होता है रेडियल एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं रेडियल, या कहते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रीय त्वरण या त्रिज्यीय त्वरण। और ये होता है, क्या होता है? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ एक चीज तो ध्यान से समझना,
रेडियल जो एक्सेलरेशन है इसकी खास बात क्या है, इसका काम है वेग के मैग्नीट्यूड को बदलना, वेग के मैग्नीट्यूड को बदलना, सॉरी डायरेक्शन को बदलना, और इसका काम होता है वेग के मैग्नीट्यूड को बदलना। ये मैग्नीट्यूड को बदलता है, ये डायरेक्शन को बदलता है। सोच कोई पार्टिकल अगर सर्कल पर गति कर रहा है तो सर्कल पर गति करते हुए पार्टिकल में क्या बदलना जरूरी है। अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर है तो 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 डायरेक्शन इधर है। क्या लगातार वेग की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है? देख ध्यान से, ये आया कि नहीं आया समझ? क्या लगातार वेग की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पर? तो सर्कुलर मोशन में वेग का परिमाण बदले चाहे नहीं बदले, वेग की डायरेक्शन का बदलना अत्यंत आवश्यक है। अगर डायरेक्शन नहीं बदले तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। तो सर्कुलर मोशन की खास बात क्या है? वेग की डायरेक्शन का बदलना अनिवार्य है, अति महत्वपूर्ण है, ऐसा समझ ले। अगर डायरेक्शन नहीं बदली वेग की तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। अब ये उस इक्वेशन में देख, अगर मैं ओमेगा को कांस्टेंट मानूं तो सोच एल्फा को तू क्या लिख सकता है? एल्फा को तूने याद कर लिखा था, मैंने वहां भी बताया था, डी ओमेगा बाई डी टी। अगर तू ओमेगा कांस्टेंट मान ले, क्या वी बराबर ओमेगा इंटू आर होता है? वी बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ मतलब वे कांस्टेंट हुआ तो क्या वो वाला पद जीरो हो जाएगा? लेकिन ये वाला पद कभी जीरो नहीं होगा। ये पद तभी जीरो होगा जब ओमेगा जीरो हो, मतलब वेग जीरो हो, पार्टिकल रुक गया हो। तो अगर पार्टिकल सर्कल पर चल रहा है तो उसके लिए वेग का मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे नहीं हो, डायरेक्शन का चेंज होना अत्यंत आवश्यक है। क्या ये सारी चर्चाएं हमने पिछले वाले लेक्चर में कर ली थी? अब इसके बाद देख आगे, इसके बाद में पहले बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं करेंगे। ये भी बता दिया था पार्टिकल के वेग का मैग्नीट्यूड कब बदलेगा, बता, सोच के देख। दो एक्सेलरेशन है ए आर और ए टी, और पार्टिकल का वेग इधर है तो वेग बढ़ता जाएगा, ए आर ये ए टी इधर है तो ये सर्कुलर पाथ है, वेग इधर है ए टी इधर है तो रफ्तार घटती जाएगी। ये सर्कुलर पाथ है, वेग इधर है और ए टी जीरो है तो वेग रहेगा कांस्टेंट, ओमेगा भी रहेगा कांस्टेंट। क्या जो बताया समझ आया? ए आर तीनों में जीरो नहीं होगा, जब ए आर जीरो नहीं होगा तो एन एट भी जीरो नहीं होगा। ये कॉपी में जितना लिखना था ना वो सारी काम की चीजें बता देते, और कुछ बचे तो लिख लेना। अब इसमें ना रेडियल एक्सेलरेशन बारे में तू ये रेडियल बारे में हमने एक तो डायरेक्शन लिख दी, एक दो फॉर्मूले होते हैं, नाम भी दो इसके, अभिकेंद्रित त्वरण कह सकता है, त्रिज्यीय त्वरण कह सकता है, रेडियल और सेंट्रीपिटल। उसको तो कह सकता है स्पर्श रेखीय त्वरण, इसका काम है वेग के डायरेक्शन को चेंज करना, उसका काम है वेग के मैग्नीट्यूड को चेंज करना। वो जीरो हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जीरो कभी नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ तक सारी चर्चा हमने कर ली थी? अब देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, ये सिंपल एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। ये मतलब रफ्तार में, ये याद कर हमने सदिशों की बाकी में पढ़ लिया था। मैं कहूँ ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ए पर है, और कुछ समय बाद वो बी पर पहुंच गया, 2 सेकंड बाद वो बी पर पहुंच गया, 5 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार है। यहाँ से यहाँ तक वो 2 सेकंड में पहुंच गया पार्टिकल, और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या वगैरह जो भी आवश्यक है वो अपने हिसाब से भी ले लेंगे। तो याद कर कोई भी वेक्टर में, क्या वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बता इस पॉइंट पर पार्टिकल की रफ्तार कितनी है? तो ये वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड तो 5 और डायरेक्शन क्या प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो जे के। अब मुझे बता वीबी वेक्टर क्या होगा? क्या यहाँ पर माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नीट्यूड तो 5 और ये डायरेक्शन हुई माइनस का 5 आई के। अब मैंने तुझे यहाँ पूछा त्वरण ज्ञात करो, त्वरण, तो बता त्वरण कैसे ज्ञात करें? क्या त्वरण का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बराबर डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी, मतलब v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाई डेल्टा टी। अब सोच के देख v2 वेक्टर कितना, v2 वेक्टर तो हुआ देख vb, क्या ये v फाइनल ये v इनिशियल है तो कितना हुआ माइनस का 5 आई कैप और माइनस का 5 जे कैप बटा टाइम हुआ 2 सेकंड, 2 सेकंड टाइम दे दिया मैंने आपको। अब सोच के देख ए वेक्टर की वैल्यू क्या आई? ए वेक्टर की वैल्यू आई माइनस 5 बटा 2 और माइनस 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप बटा 2, ये ए वेक्टर की वैल्यू आई। अब मुझे एक चीज बता दो, मैग्नीट्यूड निकाल इसका, तो बता मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? तो मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, देख ध्यान से इसको, क्या माइनस 5 बटा 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 बटा 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देख 25 बटा 4 प्लस 25 बटा 4, देख ध्यान से कितना आया? क्या ये आया 25 बटा 2 का अंडर रूट तो 5 बटा रूट 2, क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोच एक चीज, ये सवाल क्यों कराया मैंने? इस सवाल से ये तुझे पता पड़ेगा पार्टिकल की रफ्तार कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है क्या? फिर भी त्वरण जीरो नहीं आया, होना क्या चाहिए था? त्वरण जीरो होना चाहिए ना भाई, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड है, त्वरण क्या है?
जब पार्टिकल की रफ्तार बदली, रफ्तार तो बदली नहीं, रफ्तार नहीं बदली, रफ्तार में क्या बदला, डायरेक्शन बदली। यहाँ डायरेक्शन जे कैप थी, यहाँ डायरेक्शन आई कैप हो गई, यहाँ माइनस एक्स में है, यहाँ प्लस वाई में है। क्या डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है? तो त्वरण जीरो नहीं होगा। तो सर्कुलर पाथ में दो त्वरण होते हैं, रेडियल और एक टेंजेंशियल। इस सवाल को भी तो उतार ले और अपने शब्दों में दो लाइन नीचे लिख ले कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है फिर भी ये जीरो नहीं हुआ, त्वरण जीरो नहीं है, जबकि आना क्या चाहिए, त्वरण जीरो आना चाहिए। ये कॉपी में करा रखा, तो चाहे तो याद कर सदिशों की बाकी पड़ी थी, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वहां तू जाके देख लेना वेक्टर वाले टॉपिक के अंदर ये सवाल करा रखे दो तीन टाइप के मैंने। अब देख इसके बाद आगे आ जाए, वीडियो को पॉज करके उतार ले पूरा। तो सर्कुलर मोशन में कितने त्वरण आए, दो त्वरण आए। आ जाओ आगे, एक डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को। डायरेक्शन को चेंज करने वाला कभी भी जीरो नहीं होना, वो जीरो हो गया तो सर्कुलर पाथ ही छोड़ देगा पार्टिकल। टेंजेंशियल वाला भले ही जीरो हो जाए, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से थ्योरी सेट हो जाए। तो इसको बार बार अपने माइंड में दोहराओ और इस चीज को हमेशा याद रखो। सर्कुलर मोशन का याद कर, प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक चीज क्या थी कि वेग के दो कंपोनेंट होते, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ये कंपोनेंट जो है वो चेंज होता है क्योंकि जी नीचे होता है। इस कंपोनेंट वेग का ये कंपोनेंट चेंज होता है, कम होता है, जीरो होता है, फिर वापस बढ़ने लगता है। लेकिन ये कंपोनेंट में कोई चेंज आता नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं था। ये तो प्रोजेक्टाइल की खास बात। सर्कुलर की खास बात क्या, ये भी 2D मोशन है, वो भी 2D मोशन है। सर्कुलर की खास बात है कि वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हुए पार्टिकल के वेग की डायरेक्शन का चेंज होना अत्यंत आवश्यक है। मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसके बाद आगे आ जा। अब देख, अब यहाँ पे ना एक चीज हमने यहाँ पे पढ़ी नहीं, याद कर। जब हम एंगुलर वेरिएबल पढ़ रहे थे, तब हमने थीटा ओमेगा अल्फा पढ़ा। तो याद कर, थीटा और विस्थापन के बीच में क्या रिलेशन आ रहा था बता। हालांकि ये इसके लिए रिलेशन था, फिर भी हमने ये पढ़ लिया था कि थीटा बराबर एल बटा आर होता है। और याद कर, वी बराबर क्या होता है, ओमेगा आर साइन थीटा। क्या कुछ ऐसा पढ़ा था, आर बढ़ा ले ले साइड। तो एल्फा और त्वरण में क्या रिलेशन है, तो एल्फा का रिलेशन जो है, याद कर क्या आया था एल्फा का सूत्र भी, क्या एल्फा इंटू आर को हमने 80 लिखा था, तो एल्फा का सूत्र आया 80 बटा आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही तगड़ा। मतलब एल्फा का संबंध एन से नहीं है, एल्फा का ये संबंध एन से नहीं है, ना ही ए आर से, किससे है, 80 से है। तो एल्फा बराबर, जैसे कई किताबों में तुम लोग देखोगे ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ ए बटा आर, तो ये ए कौन सा है, एन8 है, ए आर है, 80 है, 80 है ये। तो एल्फा क्या होता है, ओमेगा में परिवर्तन की दर, तो ये इसका फॉर्मूला 80 बटा आर होता है। ये रिलेशन भी आज से याद रखना, महत्वपूर्ण रिलेशन इसमें एक है। क्या मेरी बात अच्छे समझ में आई? इसके बाद देख आ गया था, वीडियो को बहुत करके उतारते जा, सारा कुछ उस कॉलम के अंदर लिख ले जो तुझे जानकारी काम की लग रही है ना, दो कॉलम बनवाए, दोनों कॉलम में तू लिख लेगा। अब देख, इसके बाद थोड़ी और चर्चा करते हैं इसकी। ये सारा तू है ना नोट वगैरह लगा के कुछ आगे भी लिख सकता है। देख ध्यान से आगे, क्या एन8 का फॉर्मूला आया था हमारे ए आर वेक्टर प्लस एटी वेक्टर। मैं तुझे कहूं कि ए वेक्टर बराबर, दो तीन चीजें लिखूंगा मैं, ध्यान से देख। इसका एक सवाल है, नेट में भी आ चुका है, यहाँ से जे मेंस वगैरह में भी दोबारा में पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट रिपीट होते हैं, आपको पता है, केवल सवाल के डेटा चेंज हो जाते हैं, बाकी कंसेप्ट रिपीट होते रहते हैं। और सवाल भी पूरा चेंज हो जाता है, पूरे में क्या चेंज होता है, डेटा वगैरह पूछने का तरीका बदल दिया, कुछ और बदल दिया, लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलते हैं। कंसेप्ट बार बार वही रिपीट होते रहते हैं। अब देख, ए वेक्टर बराबर, ध्यान से देख, ए वेक्टर बराबर होता है डीवी वेक्टर बाई डी। एक में तुझे लिखू, ए वेक्टर बराबर डीवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई डी। एक में तुझे लिखू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर डीवी वेक्टर बाई डी। तो सर्कुलर मोशन में तो तीन त्वरण है, एन8 ए आर एटी। कौन कौन से बता ये कौन सा त्वरण है, एन8 है, एटी है, ए आर। वीडियो को पॉज कर 2 मिनट सोचो ध्यान से, ये कौन सा त्वरण है, ये कौन सा त्वरण है, ये कौन सा त्वरण है, सोच के मुझे बताओ, आराम से देख, ध्यान से देख के बताओ। चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। क्या ए बराबर, ए वेक्टर बराबर डीवी वेक्टर बाई डी। इसमें एक मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मतलब वेग का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में टाइम के साथ में चेंज आ रहा है। वी वेक्टर का अवकलन करने का क्या मतलब हुआ कि तू डायरेक्शन का भी साथ में इसको मतलब डिफरेंशिएट कर रहा है। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है, मतलब ये क्या है पक्का, ये पक्का एन8 है, 100%, 110% एन8। समझ आए? इसको बता, क्या ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन8 है क्या? ये एन8 नहीं है। सोचिए आप किसका अवकलन हो रहा है, वी वेक्टर का मापांक ले लिया हम तो मैग्नीट्यूड, तो वेग के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन की दर कौन सा त्वरण होता है, 80। तो ये 80 है। अपने शब्दों में लिख लेना, एक एक लाइन और उतार ले पूरा। क्या 80 है, ये कौन सा त्वरण है बता। क्या ये डीवी वेक्टर बाई डी है, तो वी वेक्टर जो यहाँ हमने लिखा है वी वेक्टर, इस वी वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन इसका मापांक ले लिया, तो है तो एन8 नहीं है।
क्या है ये, एनेट का मापांक है, एनेट का मैग्नीट्यूड है। देख ध्यान से समझ आएगा, ये सारी चीजें लिख ले और सारा अच्छे से पता होना चाहिए तुझे, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो मैं अगर कहीं डीवी वेक्टर बाई डी टी लिख रहा हूँ, मतलब क्या लिया मैंने, मतलब वेक्टर को देखते पहचानो, वी वेक्टर लिखा तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा केवल मापांक लगा दिया, केवल मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड में चेंज करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, डायरेक्शन में चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार है, एआर, दोनों में चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार है, नेट, क्योंकि इसमें ये दोनों जीरो नहीं होते। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छा समझ आया, नोट में उतार ले, बहुत शानदार चीज है। देख फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके उतार ले। आइए सन्नाटो, ध्यान से समझना मेरी बात। अब यहाँ पे ना एक चीज और है, जैसे देख मैं कहूँ तुझे कि, या पहले चल सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सर्कुलर मोशन दो टाइप की होती है। सर्कुलर मोशन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक तो होती है यूनिफॉर्म, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब है ना, तो एक चीज ध्यान से देख, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख लेना, एक समानुवर्ती गति और असमानुवर्ती गति। अब सोच के देख, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसकी खास बात क्या, तू सोच के देख, तेरा दिमाग चलता है तो तू सीधा ही बता सकता है कि सर्कल के ऊपर, जब हम सर्कल की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम सर्कल की बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि ये जैसे सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर दो चीज है, ए आर और ए टी। ए टी का काम है मैग्नीट्यूड को बदलना, ए आर का काम है डायरेक्शन को बदलना। किसको बदलना है, डायरेक्शन को। सोच के देखे एक चीज, अगर इनमें कौन जीरो हो सकता है, ए आर तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो केवल ए टी ही होगा जो सर्कुलर मोशन को दो टाइप की करेगा। अगर सोच ए टी जीरो हुआ तो वे कांस्टेंट, और अगर ए टी जीरो नहीं हुआ तो वेग बदलेगा। क्या वेग का मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन तो बदल ही रही, यहाँ वेग बदल रहा है ना, वेग तो हर कंडीशन में बदलेगा डायरेक्शन की वजह से। क्या मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है और नहीं भी बदल सकता है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदला, सोच वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, या तो ओमेगा भी कह सकता है कि ओमेगा कांस्टेंट, इस स्थिति में एटी होगा जीरो। एटी क्या होगा, जीरो। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ कि वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी बदलता है, मतलब वी वेक्टर में दोनों ही कांस्टेंट नहीं, डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं। तो अपने शब्दों में लिख लेना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट नहीं होते, दोनों कांस्टेंट नहीं होते हैं, दोनों ही बदलते रहते हैं। तो डायरेक्शन का बदलना तो वैसे भी जरूरी है, तो मैग्नीट्यूड को इसके अंदर बदलता है। मतलब वी वेक्टर जो है, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होता है और डायरेक्शन तो कांस्टेंट होनी नहीं, ये तो हम जानते ही, ये ऐसे लगा लीजिए। और इसके अंदर ओमेगा भी बदलेगा और वी भी बदलेगा। अब देखिए यहाँ जब वापस क्या 80 जीरो हो गया, बता 80 जीरो और एनेट को तूने क्या लिखा, क्या एनेट का फॉर्मूला होता है ए आर प्लस 80, ए आर वेक्टर प्लस 80 वेक्टर। तो देख एनेट की वैल्यू क्या है, एनेट वेक्टर की वैल्यू आई ए आर वेक्टर, मतलब तू मैग्नीट्यूड वाइज भी ले तो एनेट बराबर ए आर। तो बता नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसने दे दिया पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से सर्कुलर पे चलता है। देखते ही समझ जा कि एन आई टी ए आर होगा, एन आई टी का मान ए आर के बराबर ही होगा। मैं कहूँ एन आई टी की डायरेक्शन बता इस समय, क्या सेंटर की तरफ होगी। अब सोच इस मोशन के अंदर क्या होगा, क्या वेग लगातार बदलता है, 80 भी, तो जब 80 है तो ए आर तो होना ही है 100%, और 80 इधर है, मान ले पार्टिकल की रफ्तार भी इधर है, तो क्या नेट इधर आएगा, नेट इधर आएगा तो नेट कितना आएगा, और ये हमारे एंगल क्या होंगे, क्या ये दोनों के मान पे डिपेंड करते हैं, दो सदिशों के। तो देख एन की वैल्यू आ गई, ये वाली चीज लिख दे रहे, एन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ एन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 80 का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर का अंडर रूट। दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है, ऐसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड को। देख ध्यान से, मतलब इसमें 80 भी जीरो नहीं होगा, एल्फा जीरो नहीं होगा, 80 जीरो नहीं होगा, और ओमेगा और भी कांस्टेंट नहीं होगा इसमें। इसके अंदर एल्फा भी जीरो, 80 जीरो तो एल्फा भी जीरो, याद कर एल्फा बराबर 80 बटा आर होता है, एल्फा भी जीरो, 80 भी जीरो, और ओमेगा कांस्टेंट है, और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो मैं कहूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का त्वरण जीरो होता है। क्या यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल का त्वरण जीरो होता है, नहीं होता है जीरो। होता तो है, कौन सा होता है, केवल 80 वाला जीरो होता है, ना एनएट जीरो होता है ना ए आर जीरो होता है। ए आर जीरो नहीं तो एनएट तो वैसे जीरो नहीं होगा, देख कर पता पड़ रहा है इसमें। क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी त्वरण जीरो होता है, कोई त्वरण जीरो नहीं होता है, 80 जीरो नहीं होता, ए आर जीरो नहीं होता, एनएट का भी कुछ मान निकल के आता है।
क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से दिमाग में आए? इसको सारे को कॉपी में नोट कर ले, सारी चीजें अपनी छोटी छोटी अपने हिसाब से लिख ले। देख क्या है इसके अंदर बता। अगर आपने ध्यान से चीजों को पढ़ा है तो 1% भी मुश्किल आने वाली नहीं। तो वीडियो को ध्यान से देखो, हर लेक्चर को देखो शुरू से। शुरुआत में ओमेगा एल्फा वगैरह वो जो लेक्चर पढ़े उनसे क्या हुआ, उनसे आपको ओमेगा की फील आई, थीटा की फील आई, एल्फा की फील आई। तो जब ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं तो ये फिर चीजें बिल्कुल अजीब लगती नहीं। बाकी शुरुआत से हम पढ़ते जा रहे हैं। जो बच्चे बीच में आगे लेक्चर वगैरह को देखेंगे ना तो हो सकता है वो उनको इतना ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाए, है ना। जिनके बेसिक अच्छे उनको तो दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन जिनके बेसिक अच्छे नहीं, पढ़ने का वे होता है फिजिक्स को, हम अगर उस वे से भटक जाएंगे फिर कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। ये चीज़ हमें पल्ले पड़ेगी नहीं। अभी जैसे एनएलएम चल रहा है, कंस्टेंट मोशन वगैरह होगी क्लासरूम के अंदर, तो वहाँ आपने देखा कितना लेवल चल रहा है तगड़ा, ये एडवांस तक के लेवल को मैं अप्रोच कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीजें जो है ना ये तब समझ में आती है तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाते हैं। सर्कुलर भी बहुत लेवल तक लेकर जाऊंगा, पहले लेक्चर में कहा था मैंने, बहुत शानदार लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं। कॉपी में वीडियो को पॉज करके उतार ले, नोट कर ले, पूरा का पूरा छाप दे, और अपने शब्दों में 2 3 4 लाइन लिख लिया कर। लिखने में कोई कंजूसी मत करो, है ना। लिखी हुई चीजें बाद में भी हम पढ़ सकते हैं। एक ये कॉन्फिडेंस मत रखना कि मुझे हर चीज याद रहेगी, ऐसा कोई नहीं जिसको धरती पर हर चीज याद रहे। तो कोई हो सकता है, तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, वो एक आदि होते हैं। तो हम तो आम आदमी हैं, हम चीजों को पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो लिखने में समझदारी है ना, मेरी भी यही आदत है, मैं भी चीजों को लिख लेता हूँ। तो आप भी लिख लिया करो चीजों को। अब देख आगे आ जा। अब है ना मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा तुझे, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, देख भी तू देख के मुझे बताना। देख के बताना कि कौन सी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कौन सी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मैं तुझे कहूँ कि ऐसे समझ कि थीटा की वैल्यू है टी, 2t। थीटा की वैल्यू कितनी है, 2t, मतलब थीटा टी का फंक्शन है। एक सवाल है जिसमें मैं तुझे कहूँ थीटा बराबर है 3t²। क्या है 3t²? एल्फा की ये मतलब थीटा की वैल्यू है 3t²। और एक है जिसके अंदर एग्जाम्पल जिसमें तू ऐसे ले ले कि थीटा बराबर है t³। 3 फंक्शन मैंने लिखे तेरे सामने, और मुझे तुझे देख के बताना है कि कौन सी सर्कुलर यूनिफॉर्म है, कौन सी नहीं है। पहली बात, सर्कुलर मोशन है या नहीं है, तो इसने दे दिया कि सर्कुलर मोशन है, ऐसा समझ ले तो इसके लिए, है ना। ओमेगा इनिशियल वगैरह 0 वो भी ले लेंगे। ध्यान से मुझे देख के बता, ये पढ़ना सीख गए ना तुम लोग तो बाकी सब क्लियरिटी आ जाएगी। सवाल को देख के पहचानो कौन सी सर्कुलर है, कौन सी सर्कुलर में कौन सी यूनिफॉर्म है, कौन सी नॉन यूनिफॉर्म है। क्या ये यूनिफॉर्म है, क्या ये यूनिफॉर्म है या ये यूनिफॉर्म है। अब हमें पता कैसे पड़ेगा, सोच, थीटा टी का फंक्शन दिया, ओमेगा कैसे निकालेगा। क्या ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है, तो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। एल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा का मान 2 है, क्या 2 का अवकलन 0 होगा, तो एल्फा की वैल्यू 0। क्या ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी होता है, और एल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी। क्या जो बताया अच्छे से समझ में आया। देख दो ध्यान से दोनों, क्या 0 आना, यहाँ आ जा। ओमेगा की वैल्यू बता, क्या 60, और एल्फा की वैल्यू बता 6। यहाँ आ जा। क्या ओमेगा की वैल्यू है 3t² और एल्फा की वैल्यू है 60। ध्यान से मुझे देख के बता कौन सी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और कौन सी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ध्यान से देख के बता। क्या एल्फा 0 है, एल्फा 0 है तो 80 भी 0, क्योंकि 80 बराबर होता है एल्फा इंटू आर। क्या एल्फा 0 तो 80 भी 0, मतलब ये वो मोशन है जिसके अंदर पार्टिकल के वेग की डायरेक्शन नहीं बदल, सॉरी डायरेक्शन बदल दी, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। इसमें एल्फा का मान कांस्टेंट है, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एल्फा कांस्टेंट है, वेग नहीं बदलेगा। एल्फा कांस्टेंट है, वेग नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। एल्फा चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, दोनों स्थितियों में ओमेगा चेंज हो सकता है। त्वरण चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, दोनों स्थितियों में वेग बदल सकता है। क्या त्वरण में अच्छे से चर्चा कर रखी है हमने। और कोई अगर नए बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और इन चीजों में छोटी मोटी इन चीजों में दिक्कत आती है तो कमेंट में लिखने में शर्माए नहीं, हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। अब देख ध्यान से आगे आगे, क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से समझ में आया। क्या यहाँ भी अल्फा बदल, अल्फा यहाँ तो वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट है, तो दोनों स्थितियों के अंदर 80 0 नहीं, इसमें भी 80 0 नहीं है, इसमें भी 80 0 नहीं है, इसमें 80 0 है। तो ये तो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों की दोनों। इसको तो एक काम कर, इसको तो कॉपी में ऐसे ही लिख, पहले सवाल बाद में करेंगे ताकि पहले तो पहचानना सीख। ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म। क्या अच्छे से पहले पढ़ा, देख अच्छे से फील आएगी नहीं।
जब चीजों को ढंग से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक वीडियो वगैरह को देखो तो मान लो कई बार बीच में लेक्चर लेट हो जाए, 3 4 दिन 5 दिन नहीं आए, तो उस समय पीछे का रिवाइज करते रहा करो। आप एक वीडियो में आने से पहले पीछे का पहले रिवाइज करके आया करो ताकि समझ में आए। अब देख आगे आगे, वीडियो को पॉज करके उतार ले। अब देख सवाल करते हैं। अब सवाल किस किस टाइप के बनेंगे, 3 वैरायटी के सवाल करूंगा, सब कुछ क्लियरिटी आ जाएगी 100%। और तू देखना गाइडों में तुझे इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, बार बार घुमा के यही टाइप के सवाल देगा। अब देख थीटा बराबर मैंने तुझे क्या दिया था, 2p दिया था। कैसा फंक्शन था, मान ले तेरे पास कोई ऐसी रोड है ना, रोड का मतलब बेंच की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, रोड का मतलब क्या है, छड़ है कोई, ये कोई छड़ है और इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है। ये छड़ ऐसे घूम रही है ओमेगा से, इस ये वाले अक्ष के चारों तरफ ओमेगा से घूम रही है। ओमेगा इनिशियल इसके लिए है 0। ओमेगा इनिशियल कितना है, 0, मतलब प्रारंभिक वेग 0 है इसका, मतलब प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है ओमेगा इनिशियल। अब इसने तुझे क्या पूछा, देख मैं तुझे कहूं कि तू यहाँ पर एक तो ओमेगा निकाल, एल्फा निकाल, एटी निकाल, एनेट निकाल, एआर निकाल, सब कुछ निकाल, जो तू निकाल सकता है सारी चीज इसमें तुझे याद करनी। अब बता कैसे करें। ये 2 मीटर की रोड है, ये ऐसे घूम रही है इसके चारों तरफ, क्या तुझे इसकी त्रिज्या मिल गई 2 मीटर, क्या इसका फंक्शन तुझे दे दिया। तो सबसे पहले देख, मैं तुझे पूछू ओमेगा, तो तू ओमेगा कैसे निकालेगा, डी थीटा बाई डी टी, तो आंसर आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। और ये आया कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आते ही तू समझ जाएगा कि भैया 2 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का आंसर है। अब वो कहते टी बराबर 1 सेकेंड पे निकाल, तो टी बराबर 1 पर भी यही होगा, 2 पर भी यही होगा, 3 पर भी यही होगा, टाइम देने का यहाँ कोई फायदा नहीं। अब बता एल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी, क्या 2 का अवकलन 0, तो एल्फा की वैल्यू बता कितनी, 0। अगर एल्फा 0 है तो 80 का मान कितना बता, 0, क्योंकि 80 का मान क्या होता है, एल्फा इंटू आर। क्या जो बताया अच्छे से पहले पढ़ा। अब 80 आ गया तेरे पास, ओमेगा आ गया, एल्फा आ गया। अब देख इसके बाद एल्फा आ गया, ओमेगा आ गया, 80 आ गया। अब देखना ध्यान से, क्या एनेट बराबर होता है ए आर प्लस 80, ए आर प्लस 80, क्या ये तो 0 हो गया, तो एनेट का मैग्नीट्यूड क्या ए आर के डायरेक्ट बराबर, तो ए आर का मान निकाल, क्या ए आर होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ए आर का मान हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 2, क्या 4 इंटू 8 हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सा त्वरण है, रेडियल एक्सेलरेशन है, अभिकेंद्रीय त्वरण है, दोनों में से तो कुछ भी कह सकता है। क्या ए आर की वैल्यू आ गई। अगर तेरे पास ए आर आ गया तो सोच के देख ए आर के बाद में और तुझे क्या निकालना है, एनेट। तो बता एनेट का मान क्या होगा, क्या एनेट का मान कितना ही है क्या, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बचा है बता, इससे बचा ही नहीं कुछ। तुझे थीटा पूछ ले, टी बराबर 2 सेकंड पर तो डायरेक्ट आ जाता। ओमेगा तूने निकाल लिया, एल्फा तूने निकाल लिया, एटी तूने निकाल लिया, ए आर तूने निकाल लिया, एनेट तूने निकाल लिया, कुछ भी नहीं बचा, खत्म मामला। अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या जान लोगे बच्चे की। आइए आगे, क्या जो बताया अच्छे से समझ आए, क्या तोते उड़ गए, कईयों को झपकी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ तक फील आ रही है, वाइब्स आ रही है मुझकी यहाँ तक मेरे पास। देखना आगे ध्यान से, क्या आराम से कर लोगे ये सवाल, या तोते उड़ गए। वही रोड हमारे पास 2 मीटर की रोड है और ओमेगा इनिशियल तुझे दे दिया 0 और थीटा की वैल्यू मैंने दे दी तुझे 2t स्क्वायर। कितनी दे दी भैया, 2t स्क्वायर। चल तेरा मन रखने के लिए थीटा बराबर 2t स्क्वायर मैंने ले लिया। तीसरा आपने हमारा मन कहाँ रखा है, आज तक ही हमारा मन नहीं रखा। हमारे मन को आपने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जो नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन क्या करें भैया, आपने तो फिजिक्स मैंने तो पढ़ाई नहीं। मुश्किल लग रही है तो इसको झेलना तो पड़ेगा, लेकिन इसको झेल लिया ना तो फिर सब कुछ झेलने के काबिल हो जाओगे। कुछ भी ऐसी चीज नहीं जिसको आप नहीं झेल पाओ। आइए 2 मीटर ओमेगा इनिशियल 0 थीटा की वैल्यू 2t स्क्वायर, क्या देखते पता पड़ गया नॉन यूनिफॉर्म है। अब की बात तो देना पड़ेगा ना t बराबर 2 सेकंड पे निकालना सब कुछ, t बराबर 2 सेकंड पे सब निकालना है, जो तो निकाल सकता है सब कुछ। तो बता थीटा की वैल्यू निकाल पहले, क्या 2 इंटू टी का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 8 रेडियन, क्या 8 रेडियन ही चल जाएगा उस समय तक, ये लिख ले ऐसे जैसे इसको। इसके बाद एक ओमेगा इनिशियल तो 0। अब बता ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये हो गया 40, कितना हो गया 40, तो ओमेगा बराबर 4 इंटू टाइम की वैल्यू 2, तो आया 8 रेडियन पर सेकेंड, खत्म मामला। क्या 8 आ गया। इसके बाद एक ओमेगा आ गया, एल्फा निकाल, क्या एल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, तो एल्फा की वैल्यू क्या आई, एक ध्यान से, क्या अब यहाँ पे अवकलन ओमेगा करेगा थीटा का करेगा, ये लेगा ना फंक्शन, तो 40 का क्या हो जाएगा 4 इंटू टी का 1, तो 4, क्या आया 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एल्फा की वैल्यू है।
क्या टी बराबर 2 सेकंड तो यही रहना, रखने की जरूरत ही नहीं है। अब ए आर का मान निकाल। क्या ए आर का मान होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ए आर बराबर ए आर का मान ओमेगा का मान बता 8, तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू कितना 2, तो 128 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए आर की वैल्यू। देख ध्यान से, अब तुझे पास ए आर यहाँ पे मिल गया तो तू क्या निकाल, एटी निकाल। तो बता एटी बराबर क्या होता है, एटी बराबर बता दे क्या होता है। क्या एल्फा इंटू आर होता है, तो एटी की वैल्यू, एल्फा की वैल्यू तो 4 और आर की वैल्यू कितनी 2 मीटर, तो बता एटी का मान कितना 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया समझ, क्या एटी मिल गया, क्या ए आर मिल गया, एल्फा मिल गया, अब क्या बचा है बता, क्या एनेट बचा है। हाँ, काम की चीज बची है। ये वीडियो को पॉज करके उतार ले, क्या चलो उधर लिख देते हैं। ध्यान से देखना, क्या ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर क्या ए आर इधर है, एटी इधर है। अब सोच के देख एक चीज, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, क्या जो एनेट है वो बीच में आना है। एक चीज सोच के देख, तो एनेट कैसे निकालेगा बता। एनेट को निकालने का एक तो तरीका क्या है, एनेट वेक्टर बराबर एटी वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर। तो एनेट को यहाँ पे लिख दिया, एनेट वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर एटी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर का अंडर रूट। देख ध्यान से, समझ में आया क्या, या प्राण पखेर उड़ गए। अब है ना, एक चीज ध्यान से समझ, एनेट बराबर एटी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर है, तो एटी का मान तक, एटी का मान 8 है और ए आर का मान 128 है। क्या स्क्वायर करके सोल्व कर सकता है, इसको तो सोल्व कर ले, कैलकुलेशन का पार्ट है, मुझे इसमें मत फंसाओ भैया, ये मेरा काम नहीं है। वैसे भी गुणा भाग कर करके ना मैं ताप गया, 128 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्या आराम से कर लेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या एनेट तो निकालेगा आराम से। अब देख एनेट तो आ गया, और क्या निकालना बता। अब एनेट तुझे थीटा निकालना है। सोच एक चीज, इसी चित्र के अंदर मैं तुझे कहूँ ये एंगल थीटा है, बता थीटा, थीटा की वैल्यू बता दे फटाफट, थीटा की वैल्यू बता दे। अब देख थीटा की वैल्यू उसने हमसे कहाँ पे पूछी है बता। अब मुझे बता एनेट जो है यहाँ पे फिक्स है या एनेट की डायरेक्शन बदल सकती है, बता पहले तो। एनेट फिक्स है या एनेट की डायरेक्शन बदल सकती है। देख एल्फा फिक्स है, एटी फिक्स है, ए आर फिक्स है, तो एनेट की डायरेक्शन बदलेगी नहीं। तो किसी भी टाइम पर वो पूछे तो थीटा सेम आना है, लेकिन अगले सवाल में ऐसा नहीं होगा। देख ध्यान से, क्या एनेट की वैल्यू तो ऐसे निकालेगा। अब सोच उसमें टेन थीटा ले तो, क्या टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा ए आर और आधार हो जाएगा 80। क्या तू बताया, समझ आया। लंब बटा आधार ए आर बटा 80, ए आर का मान बता 128 और बटा इसका मान कितना 8। क्या तो इसको लिख दे 64 इंटू 2 बटा 8, 8 बार तो 16, तो थीटा की वैल्यू आई 10 इनवर्स 16। आंसर थीटा आ गया, खत्म। कॉपी में उतार ले, नोट कर ले फटाफट, तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से नोट कर लो। अब क्या आपको वेग नहीं पूछ सकता क्या, एक चीज वेग नहीं निकाला हमने इसमें ना, कोई नहीं, वेग निकाल लेना पिछले वाले सवाल में तुम लोग। ये वी है, इस टाइम पे वी कितना बता, टी बराबर 2 सेकंड पर। क्या वी बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, सर्कल के लिए काम करता है। ओमेगा याद कर 8 था और आर का मान था 2, तो 16 मीटर पर सेकेंड। क्या वेग आ गया। और भी पूछ सकता है, विस्थापन दूरियां वगैरह, तो बिल्कुल घबराना नहीं, 1% डरना नहीं, सवाल को देख के सब समझ जाओगे बात। क्या जो बताया समझ आया, पूरा ये उतार ले, नोट कर ले सारे, इसके अंदर है ना वो चित्र वगैरह याद रखना, तो एक वो चित्र बहुत काम का है। आगे आ जाओ, यहाँ पे ना थीटा के बहुत सारे सवाल आते हैं, कि वैसे थीटा वगैरह पूछ लेता है कि एन एच और ए आर के बीच में थीटा कितना होगा, इस टाइप की चीजें। देखा जाए अगले सवाल के ऊपर। अब देखो अगला सवाल देखो, तो अगले सवाल के अंदर जैसे मैं आपको दे दूं कि थीटा बराबर एक वही रोड है उसी टाइप की, और ये 2 मीटर है, और ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, या इसके लिए थीटा का जो फंक्शन है वो है टी क्यूब, और टी बराबर इसने 1 सेकंड लेने चल, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी आए। टी बराबर 1 सेकंड पर सब कुछ निकालना है। एन एट और ए आर के बीच में थीटा कितना है, ए आर कितना है, एटी कितना है, वी कितना है, इसके अलावा ओमेगा कितना है, सब निकालना तुझे। तो पहले टी बराबर 1 सेकंड इसी में रख दे, तो थीटा बराबर देख 1 रेडियन आ गया। चलिए तो मामला रेडी। इसके बाद ओमेगा निकाल। तो ओमेगा क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो जाना 3t स्क्वायर, तो 3 इंटू टी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 3, तो आंसर आया 3 रेडियन पर सेकेंड। एक आंसर ओमेगा आ गया। अब बता एल्फा कैसे निकालेगा। क्या एल्फा होगा डी ओमेगा बाई डी टी, तो एल्फा बराबर देख, इसको इंटीग्रेट कर दोबारा 3t स्क्वायर को, तो ये हो जाना 60। अब की बार देख, एल्फा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आई, क्या टाइम के साथ में वेरी कर रही, अलग अलग टाइम पे एल्फा अलग अलग आएगा।
तो 1 सेकंड पे लिया तो 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा एल्फा का। एल्फा के 80 निकाल, 80 होता है एल्फा इंटू आर, एल्फा वैल्यू 6 इंटू 2 तो क्या 12 आया, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या 80 आ गया इससे? अब देख 80 आ गया, ए आर निकाल। तो बता ए आर होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ए आर बराबर बता ओमेगा कितना, क्या ओमेगा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 2, तो ए आर का मान आया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख ए आर आ गया, ए आर आ गया, 80 आ गया, एल्फा आ गया, ओमेगा आ गया, थीटा आ गया। अब तुझे क्या निकालना है, क्या एंगल निकालना है। तो वही डायग्राम, ये तेरा ए आर इधर है 80 मान ले, और तो क्या ये n8 होगा। तो बता n8 को तू क्या लिखेगा, क्या n8 को तू लिखेगा 80 का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर का अंडर रूट। 80 का मान बता दे कितना, 12, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 18, 18 का स्क्वायर कर ले, या ये काम कर कैलकुलेशन तो कर लेना, 18 इंटू 18 करके तो कर लेना सारा। क्या ये आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख n8 आ गया, n8 आ गया, n8 के बाद में थीटा भी तुझे निकालना है। वीडियो को पॉज करके उतार ले वीडियो, ये पूरा पूरा सवाल उतार ले वीडियो को पॉज करके, देख ध्यान से। क्या तुझे यहाँ पे टेन थीटा अगर तू ले तो टेन थीटा बराबर आएगा ए आर अपॉन 80। यहाँ पे मतलब थीटा कौन सा ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं। वो आपको ये भी पूछ सकता है, ध्यान रख। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा कर देना। तो देख थीटा बराबर ए आर की वैल्यू, क्या ए आर की वैल्यू 18 है और 80 की वैल्यू है 12। क्या इसमें भाग जा रहा है, मतलब 3 का भाग इसमें 6 बार गया, या फिर 6 का भाग जा रहा है तो 3 बटा देख 2 आ गया। क्या 6 का भाग 2 बार 3 बार गया, 3 बटा 2 टेन थीटा। तो बता थीटा की वैल्यू कितनी आई, टेन इनवर्स 3 बटा 2। अब सोच के देख, ये थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ये टी बराबर 1 सेकंड पे निकाला है, अगर वो 2 सेकंड पे पूछता तो टी अलग होता, टी बराबर 3 सेकंड पे पूछता तो यहाँ थीटा अलग होता। क्या ये सारी चीजें अलग अलग आंसर आते हैं इसके। तो देख कितनी शानदार जानकारी है, वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर ले। और 3 वैरायटी का सवाल कराए, तीनों शानदार है, मतलब टॉप लेवल के सवाल, क्या आराम से कर लेगा। तो सर्कुलर की फील आई ना, उम्मीद करता हूँ काफी काफी फील आई होगी। अब तो सवाल कर, जो भी तेरे पास गाइड है उसके सवाल करना शुरू कर। जो जो दिक्कत आए वो मुझे मतलब क्लास में बता देना, और कोई अगर नए बच्चे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, समय कम मिलता है, इसलिए हो सकता है हर चीज़ का मैं मतलब जवाब नहीं दे पाऊँ समय पर, ये थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि और भी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा बिजी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा हूँ। क्या जो आज वाला लेक्चर है वो शानदार तरीके से समझ में आया। पूरा वीडियो को पॉज करके पूरा उतार लो, रिवर्स कर करके एक रिवीजन भी कर लिया करो जब आवश्यकता पड़े तो। और अपने एक दोस्तों को, आज तक मैंने हालांकि कहा नहीं है, अपने दोस्तों को सभी के साथ में इसको शेयर करना है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ और करो, जो भी आपको कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाना, जो भी जिसके भी अकाउंट है। हालांकि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से, बच्चे जब इंस्टाग्राम तो चलाते ही है, और कोई अगर और कोई देख रहा नया आदमी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों के साथ पहुंच सके। ऐसा नहीं कि मैं सीख लूँ बाकी नहीं सीख पाए, है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्या ये वाला समझ आया, पूरा उतार ले वीडियो। तो आज के लिए बहुत है, बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद सभी को, सभी को धन्यवाद।